बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सईद अली फ्रॉम मेड एक्सपर्ट। जैसे कि मेड एक्सपर्ट से हमने एब्डोमेन के काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स थे वो क्लियर किए हैं, सर्जरी से, मेडिसिन से, इसके अलावा पीट से। गायनी में हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लियर किए हैं जो हाई यील्ड टॉपिक्स थे, इसी तरह न्यूरोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ये नम्स का ऑफिशियल पेपर है जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका एक पास्ट पेपर में से एक पेपर है। उसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो इसमें चलो कुछ क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करते हैं जो टॉपिक्स हमने मेड एक्सपर्ट से किए हैं उस नॉलेज के बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 है। उसमें हमने ये कहा था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, लास्ट लाइन देखना है, क्योंकि लिंथी सिनारियो है तो सबसे पहले हमने लास्ट लाइन देखना है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, डायग्नोसिस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो हमने ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है इस नीयत से पढ़ना है कि हमने डायग्नोज बना लेना है माइंड में। ठीक है, फिर बाद में हम ऑप्शंस देखेंगे। कह रहे हैं कि 69 ईयर ओल्ड वुमन विद रिमेटॉइड अर्थराइटिस प्रेजेंट करती हैं एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ, फीवर फॉर द लास्ट 24 आवर। शी टेक्स ibuprofen frequently. शी हैज़ रिसेंट बिन टेकिंग ओरल स्टीराइड्स। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जो पेशेंट आई हैं हमारे पास 69 ईयर ओल्ड है, वो जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस की नोन केस है और अभी वो एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ आई प्लस फीवर के साथ। अच्छा, ये पेशेंट जो है अगर हम ड्रग हिस्ट्री देखें तो इसमें ये NSAID ले रही है और स्टीराइड्स। आपको पता है कि NSAID और स्टीराइड जो है ये मोस्ट कॉमन काजेज़ हैं पेप्टिक अल्सर्स की। ठीक है, ये पेप्टिक अल्सर्स करवाते हैं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं कि जब एग्ज़ामिनेशन हुआ है तो ऑन एग्ज़ामिनेशन क्या आया है कि वहाँ पे एब्डोमेन जो है उसमें टेंडरनेस है, टेंडरनेस पॉजिटिव है। ठीक है, गार्डिंग है। ठीक है, और जब इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन हुआ है तो उसमें सब डायफ्रामेटिक फ्री ईयर आया है। ठीक है, तो अब जो फ्री ईयर इसमें आया हुआ है तो हमने कहा था कि अगर एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन पे अगर हमारे पास फ्री ईयर अंडर द डायफ्राम आ जाए तो वो परपोरेशन होते हैं। ठीक है, अब जो NSAID को देख के आप कह सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर था, लेकिन अब जो एक्सरे में फाइंडिंग्स है और जो ऑन एग्जामिनेशन जो टेंडरनेस और गार्डिंग है तो इसका मतलब ये है कि परपोरेशन है, तो इसका मतलब ये है कि परपोरेटेड अल्सर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है, परपोरेटेड अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहे हैं कि ब्रेथ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ H. pylori are based on ability of the organism to produce which of the following enzyme। अच्छा, ये एंजाइम का पूछ रहे हैं। देखें, H. pylori के बारे में ये पूछ रहे हैं कि जो आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं तो वो किस बेस पे H. pylori का रिपोर्ट हम देखते हैं, यानी डिटेक्शन किस बेस पे होता है और उसमें कौन सा एंजाइम है जो उसी टेस्ट पे डिटेक्ट होता है। तो चलें बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, H. pylori पे। अच्छा, जो H. pylori है वो स्टमक में रहती हैं। ठीक है, स्टमक में आती हैं, लेकिन स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पे HCl जो है कंसनट्रेटेड HCl मौजूद है। तो फिर अगर स्टमक के अंदर मीडियम एसिडिक है, HCl बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह H. pylori यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यही है कि जो H. pylori है ये इसके साथ एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है यूरेज। जो यूरेज एंजाइम है वो असल में इसका क्या है, आयरन डोम सिस्टम है। ठीक है, यानी ये इसका डिफेंसिव सिस्टम है। इसी यूरेज एंजाइम की वजह से ये सरवाइव करता है स्टमक के अंदर। उस मैकेनिज्म को भी पढ़ लेते हैं। जो यूरिया होता है, ठीक है, वो यूरेज जो एंजाइम है जो H. pylori रिलीज़ करती हैं, जो H. pylori के साथ है, तो ये यूरेज जो है यूरिया को क्या करता है, कन्वर्ट करता है दो चीज़ों में।
अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। यानी यूरेज जो है, जो एच पाइलोरी के साथ है, वो यूरिया को स्टमक में अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करता है। अमोनिया जो कि बेसिक हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो मीडियम को यानी एनवायरनमेंट को वो क्या कर देगा, वो अल्कलाइन कर देगा। यानी इसका मतलब ये है कि एच पाइलोरी के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, यूरेज एंजाइम जो है वहाँ पे उसको बेसिक बना देगा, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज किस तरह करेगा, वो हमने बात की कि यूरेज यूरिया को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पे, और वो जो है वो मीडियम को अल्कलाइन कर देता है, जिसकी वजह से एच पाइलोरी जो है वो बैक्टीरिया सर्वाइव करती हैं इन ज़्यादा एसिड्स के मौजूदगी में भी। अच्छा, अब जब हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट में डायरेक्ट हमें ये नहीं पता चलता कि हाँ एच पाइलोरी है, यानी डायरेक्ट उस पर बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं होता, बल्कि इस टेस्ट में जो यूरेज एंजाइम है असल में हमने उसको डिटेक्ट करना है। यानी जो आप टेस्ट करते हैं उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो चीज़ आ जाती हैं जो टेस्ट के फिर इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसमें हम इस एंजाइम को देखते हैं कि क्या वाकई ये एंजाइम वहाँ पे मौजूद है। अगर ये एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी, हम इसकी एक्टिविटी को देखते हैं, बैक्टीरिया इटसेल्फ हम इसमें नहीं देखते, तो अगर यूरिया ब्रेथ टेस्ट डिटेक्ट करे यूरेज एंजाइम एक्टिविटी को, यानी यूरेज एंजाइम की एक्टिविटी क्या है कि वो यूरिया को दो बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर ये एक्टिविटी आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि एच पाइलोरी यानी यूरेज आपका पॉजिटिव है, और उससे हम कह सकते हैं कि एच पाइलोरी पॉजिटिव है। अच्छा, तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें यूरेज जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन काज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। देखें मेड एक्सपर्ट पहले लाइन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैंने खुद भी जब उस लेक्चर को मैंने जब एक्सप्लेन किया था उस टॉपिक को, मैंने कहा था, बार बार मैंने ये बात की थी कि अपेंडिसाइटिस जो है मेनली मैंने कहा था कि जो अपेंडिक्स हैं वहाँ पे उसके ल्यूमेन के अंदर जो है, ल्यूमेन में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसी ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी यानी कंजेशन होगी, कंजेशन के साथ साथ जो है बैक्टीरिया भी इन्वेड कर सकती हैं, डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और अपेंडिक्स सूज जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, जिसको हम आइटिस लगा के क्या कह देते हैं, अपेंडिसाइटिस कर देते हैं, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मोस्ट कॉमन काज क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन भी कई किस्मों से हैं। अडल्ट्स के अंदर जो है, अडल्ट्स के अंदर फीका लेते हैं, बच्चों के अंदर जो है लिम्फोइड हाइपरप्लेशिया है। ठीक है, तो ये हैं मिसाल के तौर पे, हर एक के लिए अलग अलग, लेकिन है तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन काज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जवाब देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि जी मैनेजमेंट बतानी है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट। देखें अब ये वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, किस में, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर। ठीक है, अगर ब्लंट एब्डोमेन ट्रॉमा हो तो उसमें हम करते हैं ATLS करते हैं। ATLS आजकल तो बड़ा हिट हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा जो मैंडेटरी स्टेशन था सर्जरी का, तो उसमें ATLS आया था, 2-3 दफ़ा ये आया हुआ है, मतलब इस दफ़ा ATLS ही चल रहा है। जिस तरह मेडिसिन में BLS चल रहा है, तो सर्जरी में ATLS चल रहा है। अच्छा, ATLS जो है ट्रॉमा के पेशेंट्स में हम करते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं इसके, एक होती है प्राइमरी सर्वे, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे के अंदर आप क्या करते हैं, ABC और DE, ABCDE आप देखते हैं पेशेंट के एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। और सेकंड में फिर क्या होता है कि हेड टू टो एग्जामिनेशन होती हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें फिर होती हैं। अच्छा, जो ATLS में हमने कहा कि प्राइमरी सर्वे में क्या है कि ABC में जाना है। ठीक है, सबसे पहले एयरवे से कवर करना है, देखना है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है,
एयरवे वगैरह देख लेने, उसको सिक्योर करने। फिर ब्रीदिंग देख लेनी है कि एयरवे के अंदर कुछ चीज़ें, ब्रीदिंग, पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, कोई नीमोथोरिक्स तो नहीं है, कोई प्लूरल एफ्यूजन तो नहीं है, कोई नीमोहीमोथोरिक्स तो नहीं है, वो चीज़ें आपने रूल आउट करनी है। अच्छा, सी से क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आपने क्या करने, 2 IV बोर कैनोले जो है वो लगा देने पेशेंट को, और फ्लूइड जो है वो स्टार्ट कर देनी, फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ऑप्शंस जो है अगर हम देखें तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो बात ही नहीं है, फोलिक कैथेटर भी नहीं, ठीक है, फ्लूइड रिससिटेशन, नेज़ल, अच्छा नेज़ल ट्यूब ज़रूरत नहीं। अच्छा, इधर जो फर्स्ट स्टेप इसमें आ सकती हैं, तो जिस तरह हमने ट्रॉमा में अभी हमने बात की इधर, तो ABCD वाले ऑप्शन तो है ही नहीं, AB वाले। सर्कुलेशन में सबसे पहले हमने फ्लूइड को करेक्ट करना है, क्योंकि हाइपोटेंशन में हो सकता है, इंटरनल ब्लीड हो सकता है, जिसको तो इसी वजह से हमने उसको क्या करना है, अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक तो हमने फ्लूइड देना है, ठीक है। तो इसमें हमने फ्लूइड रिससिटेशन करना है, ठीक है, फ्लूइड रिससिटेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मांग क्या रहे, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली, देखो डायग्नोसिस मांग रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस पेपर को देख लें, ये नम्स का बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, और अगर आप हमारे वीकली मॉक जो हम ले रहे हैं अगर उसको देख लें, आप देख लें मुकम्मल तौर पे बिल्कुल सिमिलर और एक ही कंसेप्ट की चीज़ें आ रही हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लिनिकल सब्जेक्ट में वो या तो आपसे डायग्नोसिस पूछेंगे, या तो आपसे मोस्ट कॉमन काज पूछेंगे, या आपसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछेंगे, या आपसे इनिशियल ट्रीटमेंट पूछेंगे, या ड्रग ऑफ चॉइस पूछेंगे, या आपसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछेंगे। तो आप देख लें वही चीज़ें आ रही हैं, और कोई न्यू चीज़ तो इसमें है ही नहीं। तो मेड एक्सपर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन लिखी, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेड एक्सपर्ट लाइन बाय लाइन वो MCQs हैं NRE 1 के लिए। अच्छा, डायग्नोज मांग रहे हैं, 70-year-old मैन है जो कि CCU में एडमिट हुआ है, किसके साथ? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साथ, ठीक है, एक्यूट MI के साथ जी पेशेंट एडमिट आपको हुआ है, ठीक है, कार्डियक हिस्ट्री। ऑन the 4th day he develops abdominal pain out of proportion। देखिए ये क्लासिक फीचर है किस चीज़ का? एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया का क्लासिक फीचर है। बार बार हमने इस पे बात की है कि पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जब भी आ जाए, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो हॉलमार्क साइन है एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया का। मतलब क्या है? पेशेंट जो है सीवियर पेन के साथ आएगा, वो चीख चीख के कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे शदीद दर्द हो रहा है। जब आप उस पेशेंट में आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट का एब्डोमेन सॉफ्ट नॉन टेंडर आएगा, सॉफ्ट होगा नॉन टेंडर होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई टेंडरनेस नहीं होगी, सॉफ्ट होगा इतनी शदीद दर्द के बावजूद भी, ठीक है। तो हमने ये पहले भी हमने इस पे बात की थी, तो हमने कहा था कि जी ये एक्यूट जो मेजेंटेरिक इस्कीमिया में है तो ये उसका हॉलमार्क साइन है। अच्छा, हिज BP इज़ 90/60। अब उस पेशेंट की BP भी वो कम हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब मेन मेजेंट्रिक आर्टरी के अंदर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुए, कोई एम्बोलाई आके वहाँ पे पस चुका है, वहाँ पे अब क्या है कि फ़्लो मुतासिर हो चुकी है, इस्कीमिया होगा आगे क्योंकि ब्लड नहीं पहुँच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा, फिर नेक्रोसिस और फिर उसके बाद परपुरेशन होता है, ठीक है। लास्ट एंड पे क्या होता है? परपुरेशन होता है। इसी वजह से हम कहते हैं ये भाई मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट एब्डोमेन है, और एक्यूट एब्डोमेन में सबसे जो मैं कह सकता हूँ कि टॉप पे जो इमरजेंसी है एब्डोमेन की वो यही है, इसको आपने बहुत जल्दी अप्रोच करना है, ठीक है। पल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, पल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, टैकीकार्डिया है, और BP जो है वो कम हो रहे हैं, यानी हाइपोटेंशन है। तो ये क्या है? हाइपोटेंशन हो, टैकीकार्डिया हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अच्छा, अच्छा आगे क्या कह रहे हैं कि जी एब्डोमेन इज सॉफ्ट एंड माइल्डली टेंडर। देखें एब्डोमेन भी सॉफ्ट है, माइल्डली टेंडर। माइल्डली टेंडर अगर आप किसी बंदे को पेन भी नहीं है, अगर उसकी एग्जामिनेशन करें थोड़ा सा टेंडरनेस, तो उसको भी थोड़ा सा पेन महसूस होगा। तो मतलब माइल्डली टेंडर यानी मतलब हम कह सकते हैं निग्लेजिबल, यानी नॉन टेंडर आप कह सकते हैं। विद डिस्टेंशन। अच्छा,
बाउल साउंड्स आर स्लगिश एंड स्टूल फॉर अ कल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो परपोरेशन हो गई। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली, अब आपकी डायग्नोज क्या है। अब इधर जो इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें इन्होंने तो मतलब परपोरेटेड वो कह सकते थे कि वहाँ परपोरेशन हुई है वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हम जैसे कि सारे क्लिनिकल फीचर्स जो हैं आप देख लें तो वो किसके, हमने ये भी बात की थी एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया की। हमने इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे हमने कहा था कि अगर कोई सीवीएस की हिस्ट्री हो, कार्डियक की हिस्ट्री हो, प्लस इसके साथ जो है पेशेंट को पेन हो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि सॉफ्ट नॉन टेंडर एब्डोमेन हो, ठीक है। और इसके अलावा ये 2 पॉइंट्स हों तो इस 2 पे भी आप अपना डायग्नोज दे सकते हैं एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया, यानी हम कह सकते हैं कि एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होती है वो है SMA, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेजेंट्रिक इस्कीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द काज ऑफ राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन इन केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी एक्यूट अपेंडिसाइटिस में किस वजह से जो है वो पेन होता है, यानी राइट इलियक फोसा के अंदर। तो याद रखें कि हमने ये कहा था कि इनिशियली जो है वो पेराम्बिलिकल यानी एम्बिलिकस के आसपास जो है वो पेन होगा, फिर पेन जो है वो क्या आएगा, ये इधर जो है रेपर होगा किधर, राइट इलियक फोसा में। पेन जो है वो माइग्रेट करेगा किधर, राइट इलियक फोसा में, और मैकबर्नी पॉइंट टेंडरनेस होगी। तो ये जो माइग्रेटरी पेन है, ठीक है, ये असल में वेसरल पेन है, वेसरल पेन यानी वेसरल पेन है, ठीक है। यानी एब्डोमेन जो पेरिटोनियम है, अगर उसका जो जैसे कि विसरल लेयर है और पेराइटल लेयर है, तो जब मतलब पेरिटोनियम आपका यानी इरिटेट होगा, वो उनके जो विसराज है वो इरिटेट होंगे, तो इसी वजह से ये माइग्रेटरी नेचर वाला पेन भी होगा। तो इसमें पेन भी तो इसी वजह से है क्योंकि उसका जो पेरिटोनियम है उसका विसरा जो है या उसके पेराइटल लेयर वो जो है वो इरिटेट हो जाता है उस इन्फ्लेमेशन की वजह से अपेंडिसाइटिस के अंदर, तो वहाँ पे पेन होता है, ठीक है, राइट क्वाड्रेंट पेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई वो ऑप्शन की तरह, अच्छा ये देखिए पेरिटोनियल इरिटेशन, ठीक है। तो ये अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये सारा देख लिया, जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल सिनारियोज होते हैं, बस ये कि आपने थोड़ा सा सोच समझ के वो चीज़ वो MCQs पढ़ना है, ठीक है। पहले लास्ट लाइन पढ़ने की भाई वो पूछ के आ रहे हैं, फिर आपने जब ऊपर पढ़ने हैं तो उस चीज़ को जहन में रख के पढ़ना है कि मैंने डायग्नोज बनाना है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन बताना है, ठीक है, या मैनेजमेंट। तो उस लिहाज से फिर आपने सोचना है। ठीक हो गया, आज के लिए बस यही था। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में जो बाकी पास पेपर्स के क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम।